हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हमारी क्लास 12th की केमिस्ट्री के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे भाई। ठीक है कि हमारे कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वहां से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम यूनिट वाइज PYQ करवा दें तो उसकी भी सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हम जो आप इसकी जो PDF है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये PDF की फॉर्म में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम खराब न करते हुए। सबसे पहले हमारे पास देखो भाई चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे पास सोल्यूशन। क्या नाम है भाई? सोल्यूशन चैप्टर है। इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कौन सा टॉपिक आएगा? मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच पर, इनके बीच में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, या फिर इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला अच्छे से कर लेना है, या फिर आपको ऐसे दे देगा, डेंसिटी दे देगा, आपसे मोलैलिटी फाइंड आउट करवा लेगा या मोलैरिटी फाइंड आउट करवा लेगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं वो अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर कंपैरिजन, कौन सी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन सी ज्यादा डाइल्यूट है, ऐसे। ठीक है, और कौन सी इनमें से कौन सा जो मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंस है और कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। सेकंड टॉपिक है हमारे पास हेनरी लॉ, ये हमारे पास हो चुका है। सेकंड हमारे पास हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की आपको डेफिनेशंस करनी है ना, स्टेटमेंट की उसने हेनरी लॉ ने क्या कहा था, जो कि क्या बोला था बताओ, आपको याद तो आ ही गया होगा क्योंकि आपने रिवीजन तो करी होगी ना। तो नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या थी, और उसके बाद जो हेनरीज कांस्टेंट है यानी KH वैल्यू है उसके ग्राफ, और जो KH वैल्यू है टाइम पर कैसे डिपेंडेंस है कैसे नहीं है उसके ग्राफ, और उसकी एप्लीकेशन, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कई बार तो सिर्फ हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस पूछ लेता है, हेनरी लॉ नहीं पूछता है। ठीक है, दूसरी बात ये है जो राउट्स लॉ है और हेनरी लॉ है इनके बीच में डिफरेंस बताओ क्या है, क्योंकि ये दोनों जो लॉ है आपस में सेम सेम से दिखते हैं इसलिए। ठीक है, तीसरा हमारा जो टॉपिक्स है वो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता भी होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ किस पर डिपेंड करती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। उन सभी की हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उन सभी की आपको डेफिनेशंस याद कर लेनी है, और वो किस पर डिपेंड करती है किस पर नहीं करती वो अच्छे से याद करना है, और टाइप्स ये आपको बता दिया गया था उन और उनके ग्राफ्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस, यानी कि हमारी जो गैस की या फिर सॉलिड की जो हमारी सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड के अंदर किस टाइप से टेम्परेचर डिपेंडेंस है और किस टाइप से टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, आपको दोनों कर लेनी है, सोल्यूट की भी, लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी, गैस की भी, ऐसे कर लेनी। गैस के लिए तो हमारे पास हेनरी लॉ आ गया था, आप अगर हेनरी लॉ करेंगे तो उसी के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, आपको भी पता है, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में दो टाइप के करेंगे, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये आपको अच्छे से डेफिनेशन कर लेनी है, और इन दोनों के हमारे पास ग्राफ होते हैं। ठीक है, वो भी अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोप्स, वो अच्छे से कर लेना है और इनके एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं। ठीक है, एजियोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को क्या होता है, और विद एग्जांपल। एग्जांपल इनके अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि विदाउट एग्जांपल कोई नंबर नहीं देगा भाई आपको। ठीक है, एग्जांपल इनके इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों का एक एक डेफिनेशन लिख करके एग्जांपल देना होगा, या फिर कई बार तो सिंपली आपको ऑप्शन के अंदर दे देगा, एग्जाम्पल दे देगा, आपको ये पूछेगा कि इनमें से बताओ कौन सा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है कौन सा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अबनॉर्मल मोलिकुलर मास या फिर अबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, इसमें सब कुछ कर लेना है काज, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कर लेना है। और इसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या आया था, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आया था,
वांट ऑफ फैक्टर्स आया था, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया था, यानी थोड़ा सा चेंज कर दिया था उसके अंदर। और वांट ऑफ फैक्टर में कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो सोल्यूट है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर वो हमारे पास 100% डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, या फिर अगर हम सोल्यूट नॉन वोलेटाइल ले ले तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा वांट ऑफ फैक्टर पर, ठीक है। और ठीक है, एसोसिएशन हो जाए, अगर हमारा सोल्यूट का एसोसिएशन हो जाए सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद, और अगर हमारा डिसोसिएशन हो जाए, ठीक है। देखो भाई, ये हमारी अभी तक फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास के एफ और के बी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस और ये होते क्या हैं। जैसे ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर ही आ जाते हैं, अगर आप वो करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएंगे आपके। जैसे ये होता है हमारे पास कोरियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या होता है, एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस करनी है, इनकी यूनिट्स कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस का। सबसे पहले तो रिवर्स ऑस्मोसिस करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस होती क्या है, ये भी आपको कर लेना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस आपको अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसी टॉपिक के अंदर होता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। ये मैंने देखो बता दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू मेजर मैक्रोमोलिकुलर मास। जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो मैक्रोमोलिक्यूल, जो हमारे पास बड़े लेवल पर जो पार्टिकल होते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों यूज किया जाता है। और जो ऑस्मोसिस है रेड ब्लड सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी किस टाइप से मतलब डिपेंडेंस होता है ऑस्मोसिस के साथ। जैसे आरबीसी श्रिंक इन हमारे पास सैलाइन वाटर, और हमारे पास जो स्वेल हो जाता है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, इनके रीजन पता करने हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद हमारे पास देखो भैया, अभी तक फर्स्ट यूनिट ही चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक, जैसे हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स आ गई, मोलैरिटी। अगर आप बड़े कॉन्सेप्ट करेंगे ना, जैसे हमने बिल्कुल सबसे पहले डील किया था मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। जैसे आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं ना, बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। ये आपसे 2-2 मार्क्स या फिर 3-3 मार्क्स के अंदर इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पर मिल जाए, तो हमने एक PYQ की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर आपको ये मान के चलो, आपको 2020 से लेकर 2015 तक, 2025 तक के हमारे पास PYQ है, आपको सोल्व करवाए जाएंगे। और हर यूनिट की एक ही वीडियो होगी, ऐसे नहीं कि अलग अलग पार्ट्स बना दिए, ताकि आप एक ही वीडियो से आपकी पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट थी, ठीक है। और जो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये आपको कहां पर मिल जाएगी, आपको बताइए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है, यानी यूनिट नंबर 2, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो सबसे पहले हमारे पास DHO, ये आपको अच्छे से कर लेनी है, ये इक्वेशन और उसका डेरिवेशन, यानी डिबेल हकल और ओनसागर इक्वेशन। कौन सी, डिबे हकल और ओनसागर इक्वेशन, ये इक्वेशन है। और इसके जो ग्राफ है हमारे पास, ये आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल पोटेंशियल, यानी आपको ये निकालना आना चाहिए ई नोट ऑफ द सेल, और जो ई सेल है और EMF ऑफ सेल है, ये सारे आपको निकालने आने चाहिए। जैसे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करते हैं, ये अच्छे से आपको निकालने आने चाहिए, ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी, यानी डेल्टा जी। हमारे पास जैसे इक्वेशन होती थी ना, क्या होती थी बताओ, -NF log के, ये होती थी। तो हमारे पास इसके और log के बीच में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो आपको सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ई नोट ऑफ द सेल और हमारे पास डेल्टा जी नोट के जो न्यूमेरिकल है, उनको भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं।
अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजिली क्या क्या गिवन दे रखा है उसके बेसिस पर आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, और आपको कुछ कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लेनी है, जैसे आर की होगी, एच की होगी, ऐसे। नेक्स्ट है कंडक्टेंस टर्म, जैसे कि हमारे पास मोलर कंडक्टिविटीज हैं, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा है, ये आपको याद कर लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना रखे हैं ना, तो आप वीडियो चला करके अपने टिक लगा सकते हो, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक तो होता है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दूसरा सेल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लाइक हमारे पास मोलर कंडक्टिविटीज का है, गिब्स फ्री एनर्जी का है, रिएक्शन कोशेंट का है ये, और इन न्यूमेरिकल, इनकी थ्योरी और इनकी एसआई यूनिट्स, क्योंकि कई बार ऑप्शन में सिर्फ आपसे इनकी एसआई यूनिट पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स के बारे में, जैसे प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी हो गई, उसके अंदर इलेक्ट्रो केमिकल सेल के अंदर जैसे हमारे पास कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जिंक कॉपर सेल यानी कि डैनियल सेल, और बैटरीज आपको बताइए हमारे पास दो तीन टाइप की बैटरी, जैसे मर्करी सेल हो गया, और फ्यूल सेल, एक फ्यूल सेल भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो तो बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हमारे पास दो फैराडे के लॉ हैं, वो आपको याद कर लेने अच्छे से, ठीक है, उनकी डेफिनेशन और उनका फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी यूनिट है, थर्ड यूनिट है, जिसका नाम है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब है हमारे पास ये किसी भी रिएक्शन की रेट को बताती है, यानी स्पीड को, तो इसके अंदर हमें वही करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, जो कि दिखने में तो लगती है सेकंड ऑर्डर है, लेकिन असल में वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। उसके बाद जो आरडीएस स्टेप है उसको याद करना है, यानी जो हमारे पास स्लो स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, उसको हम आरडीएस स्टेप कहते हैं, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट देखो रेट वीएस इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी हमारे पास रेट के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, वो भी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उनके ग्राफ, यानी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उनके ग्राफ और उनका जो डेरिवेशन है ना, और उनकी कौन कौन सी, उनकी जो टी लाइफ टाइम है और हमारे पास जो टी ऑफ है, वो भी आपको अच्छे से कर लेना है, और उनके जो के की वैल्यू है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इसके अंदर रेट ऑफ डिसएपीरेंस, एपीरेंस आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कई बार ऐसे दे देगा कि हमारी रिएक्शन है वो 50% इतने टाइम में कंप्लीट हुई है, तो 90% कितने में होगी, ऐसे। तो आपको रेट ऑफ डिसएपीरेंस और एपीरेंस निकालना आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास रेट कांस्टेंट है, उसकी यूनिट है, यानी हमारे पास अलग अलग टाइप के जो रेट कांस्टेंट है उनकी यूनिट अलग अलग होती है। कई बार आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देगा और ये पूछेगा कि इस रिएक्शन का रेट क्या है बताओ, आपको यूनिट से डिफाइन करना होगा। तो ये सब थ्योरी के अंदर आप कर चुके हुए होते हैं, आपको याद आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम पीवाईक्यू करवाने वाले हैं मिनिमम 3 इयर्स के, तो आप वहां पर सारा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद हमारे पास रेट ला आता है, रेट ला, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी आपको कर लेना है, कई बार आ जाता है। उसके बाद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन पर क्या इफेक्ट डालता है ना, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो गिब्स फ्री एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कैटलिस्ट का। उसके बाद कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी आपको कर लेनी है ना, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और नीचे हमारे पास न्यूमेरिकल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर न्यूमेरिकल बनते हैं, और न्यूमेरिकल भी आपको पीवाईक्यू वाले ही करके चले जाने हैं, ठीक, वही आ जाते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहो तो आप एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, एनसीईआरटी से वही आ जाएंगे। उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन कर लेनी है, उसका डेरिवेशन और वो इक्वेशन। और न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ पर आते हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के।
हमारे पास ये नेक्स्ट यूनिट कौन सी है हमारे पास, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है। चलो देख लेते हैं इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट सा ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पास जो जिंक कैडमियम मरकरी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिख रहा है ये जो जिंक कैडमियम मरकरी है वो कंसिडर नहीं किए जाते ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन ये जो हमारे पास तीन जो एलिमेंट है ना, जिंक कैडमियम मरकरी, ये क्या नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या करते हैं हम, ये आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। जो हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा होता है, इनका ग्रुप नंबर 12, ये उसके अंदर ही आते हैं। ग्रुप नंबर 12 के अंदर क्या होगा, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास इसका 30 होता है, यानी कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो या तो फुली फिल्ड होगा, फुली फिल्ड ही होगा, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है फुली फिल्ड होगा, इसलिए जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमारे पास डी ब्लॉक पार्शियली फिल्ड होता है उसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इन एलिमेंट का जो डी ब्लॉक यानी जो डी ऑर्बिटल होता है ना, हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है, और इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर आपको ये लिख के आना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर शो करते हैं, ये भी आपको पता करना है। और कई बार तो आपको ये भी दे देगा कि कोई भी कंपाउंड दे देगा और ये पूछ लेगा कि ये कलर शो क्यों करता है, तो आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना होता है कि इसके अंदर पार्शियली फिल्ड है, जिससे डीजी ट्रांजिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से कलर शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो कॉपर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है, ऐसा क्यों? ये भी जो हमने ये किया था ना, ये क्वेश्चन इसी के बेसिस पर है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका साइज होता है स्मॉल, है ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऐसे ही आपको 2-3 बातें लिख के आनी होती हैं जो आप थ्योरी में पढ़ चुके हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो गुड कैटालिस्ट का काम क्यों करते हैं? वही बात है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो जल्दी से किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या बदल जाते हैं, इसलिए वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। और ये एक अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी कंपाउंड को। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो एलोज की फॉर्मेशन क्यों करते हैं? ये भी आपको लिख के आना होता है। ये आपको क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू सीरीज के अंदर करवाए जाएंगे, जो भी यहां पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि उनके जो हमारे पास डी और एफ ऑर्बिटल होता है ना, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, इसलिए। अब यहां पर देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो, आउट ऑफ कॉपर पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, एंड विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट, कॉपर पॉजिटिव रिड्यूसिंग नेचर का होता है लेकिन M3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ऐसा क्यों? नेक्स्ट देखो, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको लिखना आता है, और आंसर हमारे पास स्कैंडियम, क्योंकि ये 21 नंबर पर आता है ना, ये जल्दी से अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट को है जल्दी से चेंज नहीं कर पाता है, इसलिए। नेक्स्ट देखो, वाई इज द हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ, जो ये हमारे पास मैग्नीज है, Mn मैग्नीज फ्लोराइड, वेयर एज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपको पीवाई के अंदर, पीवाई की जो हमारी सीरीज चलेगी उसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर देखो, व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, है ना, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आपको कोई भी एक दे देगा, जैसे ऐसे दे देगा कि मेरे पास है क्रोमियम 2 पॉजिटिव, कि इसके हमारे पास क्या बताओ आप, वो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऐसे देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे पूछ लेगा Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, इनमें से कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी होती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कौन सा होता है हमारे पास,
डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट देख लेते हैं विच आयन इज ये हो गया था हमारे पास। सम इंपोर्टेंट वन वर्ड या वन लाइन क्वेश्चन, जैसे कि ये एक नंबर में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स, ठीक है ये क्वेश्चन। व्हाट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ये एक एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, यहां तक कि ऑप्शन में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं देखो भाई, अब हम यहां पर पहुंच गए थे, ठीक है। देखो हमारे पास है वाहे डू जिरकोनियम एंड हाफनियम एग्जिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो जिरकोनियम और हाफनियम है ऑलवेज सिमिलर, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो इनकी सिमिलर होती हैं, जैसे कि साइज हमारे पास हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और फिर आपको आगे एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद हमारे पास है विच मेंबर ऑफ लेंथेनोइड सीरीज नोन टू एग्जिबिट प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको बताना होता है। नेक्स्ट नेम द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हम आपके पास क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखो भाई, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या करना है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे। ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए, यानी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पहला क्वेश्चन कौन सा है, वाहे जो हमारे पास जो आपको ये कंपाउंड्स दे रखे हैं ना, ये रिड्यूसिंग नेचर के हैं, लेकिन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा क्यों है, तो आपको इनकी अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेनी है, ठीक है। देखो भाई, हम एफ ब्लॉक पर आ गए थे, वहां पर देख लेते हैं। यहां पर हम आ गए थे, इसके अंदर देखो जो हमारे पास सीरियम 4 पॉजिटिव है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग यूज्ड होगा इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ऐसा क्यों होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है। और सीरियम 3 पॉजिटिव है, उसको ये एक गुड एनालिटिकल रिएजेंट है, जब भी हम टाइट्रेशंस करते हैं तो एज ए एनालिटिक रिएजेंट्स यूज किया जाता है इसको। ऐसा क्यों किया जाता है, उसका रीजन बताओ। नेक्स्ट हमारे पास लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको करके ही जाना है। व्हाट इज मेंट बाय लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज और इसका रीजन और काज, ये पूरा एक 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है, 5 या 4 नंबर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय लेंथेनोइड, लेंथेनोइड के अंदर कौन कौन सी जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो एग्जिबिट करती हैं, वो पता करनी हमें। उसके बाद देखो वाहे नोबियम और जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं वो इनकी दोनों की आइडेंटिकल रेडियाई है, तो रीजन तो आपको पता ही है, या तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, वो आपको लिखना होता है इधर, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक्टिनोइड्स। इसके एक्टिनोइड्स की हमारे पास एक तो सीरीज आपको याद कर लेनी है, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद कर लेनी है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनेंगे
वो आप पर देखो, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है राइट वन सिमिलरिटी बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डू एक्टिनॉइड शोज इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो एक्टिनॉइड्स हैं वो अपनी जो ट्रेंड है उनका, उनके अंदर इरेगुलरिटीज क्यों आती है। नेक्स्ट देखो व्हाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन बताओ। जो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है किसी कंपैरिजन में, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारे पास व्हाई इज द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड नॉट बी स्मूथ एज दैट ऑफ लैंथेनॉइड। एक्टिनॉइड वही बात है, देखो सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसकी जो इरेगुलेशन है, इसके अंदर इरेगुलरिटीज है, प्रिंट्स के अंदर इरेगुलरिटीज है, लेकिन यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है व्हाई इज द केमिस्ट्री ऑफ, जो एक्टिनॉइड है वो स्मूथ नहीं है लैंथेनॉइड की तरह, क्योंकि लैंथेनॉइड की जो ट्रेंड होता है ना वो स्मूथ होता है। कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में जो उनकी केमिस्ट्री है उनके बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल के ऊपर वह जो ई नोट वैल्यू है हाईली पॉजिटिव होती है, और जो हमारे पास ई नोट की वैल्यू है इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बतानी है, इन दोनों की ई नोट की वैल्यू। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, इजी भी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमारे पास आइसोमेरिज्म का टॉपिक आ जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और फेशियल और मर्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो लीजेंड्स के बारे में, सिलेटिंग लीजेंड्स कौन से होते हैं, एविडेंटल लीजेंड्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास थ्योरीज हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में जो थ्योरीज आई थी उसके अंदर देखो थ्योरीज कौन कौन सी हैं, सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, और इनकी कंडीशन बतानी है। जो हमारे पास ऑक्टाडल है और पेयरिंग एनर्जी है, यहाँ पर देखो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा स्प्लिटिंग है और यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ये दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं ऐसा क्यों, और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ऐसे, और इनकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको बतानी है। रूल फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपको याद कर लेने हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है नेमिंग की, तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है नेमिंग की। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, और वीबीटी के बेसिस पर कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करने हैं, और हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर उसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैसे निकालते हैं, आपको ये याद करना है। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और यहाँ पर देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वाई लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उसके अंदर लो स्पिन नहीं होती, हमेशा हाई स्पिन होती है, ऐसा क्यों होता है, आपको इसका रीजन पता करना है। और इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे हमारे पास डेंटिसिटी क्या होगी, हेप्टिसिटी क्या होगी, ठीक है, होमोलैप्टिक लीजेंड्स क्या होते हैं, हीटोलैप्टिक लीजेंड्स क्या होते हैं, और चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखो ये हमारे पास कलरलेस है, ये ग्रीन कलर का, ऐसा क्यों, इनकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखेंगे निकल की, और यहाँ पर निकल की वो अलग अलग मिलेगी आपको, उन्हीं के बेसिस पर जिसके अंदर हमारे पास डी ट्रांजिशन हो जाएगा वहां पर आपको कलर शो हो जाएगा बस। यहाँ पर भी देखो ये टेट्राहेड्रल है और ये स्क्वायर प्लेनर है, ऐसा क्यों। यहाँ पर देखो ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, सब किस पर बेस्ड है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ये आ गई, ये देखो भाई हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। और या फिर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना, आपको एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये एक्सप्लेन करने हैं। ईडीटीए के यूजेस, इसकी फुल फॉर्म इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। जो ईडीटीए होता है ना, सिर्फ ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड्स होता है हमारे पास, यानी कि इसकी डेंसिटी होती है हमारे पास 6, ठीक है। आपका 1 नंबर पक्का करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलोरेन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट हो गई हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखो स्क्रीन पर। देखो भाई इन क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, और अगर एक बार दिमाग में से निकाल लेना आंखों के सामने से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। और रही बात इनको सोल्व करवाने की, तो वो हम
PYQ सीरीज के अंदर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको करवा देंगे। ठीक है, वो हम आज या कल के अंदर स्टार्ट करवा देंगे भाई। ठीक है, या पढ़ लेना, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ। देखो भाई ये कन्वर्जन्स हैं, आपको ये याद कर लेने हैं अच्छे से, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इन सभी की। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ना, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। और ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम जैसे इसकी रिएक्शन, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अल्कोहल QH के साथ करवा दी, तो आगे हमारे पास ए क्या बनेगा, फिर HBr पेरोक्साइड, यानी यहाँ पर एल्किन, फिर एल्किन की जो हमारे पास किसके साथ रिएक्शन करवा दी, HBr पेरोक्साइड यानी एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, और NaI वुड रिएक्शन कर देनी है। आगे हमारे पास जो Mg और ड्राई रिएक्शन, यानी कि हमारे पास आपको ये बताना है कि जो A है और जो हमारे पास B है और C है वो क्या बनेंगे, आपको ये बताना है सिर्फ। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और नेमिंग रिएक्शन में आपको ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके ही नहीं जानी है, बिल्कुल करके ही जानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी रायमर टाइमन रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ट्यूमिन रिएक्शन, है ना, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, उसके बाद केमिकल टेस्ट, लुकास टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। और उस मैकेनिज्म की रिएक्शन के मैकेनिज्म जैसे एसिड कैटालाइज रिएक्शन हो गया, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई उनके, और आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये हमारे पास कई बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये हम सभी सोल्व करवा देंगे भाई आपको पीवाई की सीरीज के अंदर। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है यूट्यूब चैनल पर। तो हम यूनिट वाइज करके आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। ठीक है, PYQ सीरीज के अंदर वो हर यूनिट की PYQ सीरीज चलेगी, उसके अंदर कन्वर्जन देखो, फिनोल बेस्ड कन्वर्जन हमारे पास ये, जैसे फिनोल को एनिलीन के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद देखो बेंजीन के अंदर टोलविन फिनोल और एनिलीन टू फिनोल, ये नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। आप बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ और आप या फिर दिमाग में याद करते जाओ, या फिर आप क्या करो, निशान लगाते जाओ अपनी नोट्स के अंदर जो अपने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहेगा इन सभी का। हम यहां पर आ गए थे ना, देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म ये मैंने बता दिया था, और इथर फॉर्मेशन यानी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बाय HX, है ना, ये जो X है यहाँ पर हमारे पास हेलोजन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। एसिड ऑर्डर फिनोल अल्कोहल एंड वाटर, एसिड ऑर्डर ऑफ फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिएजेंट्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके पेपर के अंदर। ये कन्वर्जन हमारे पास फिनोल बेस्ड जो कि मैंने बता दिया था, ये भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे जो फिनोल है उसको 4 ब्रोमोफिनोल के अंदर कन्वर्ट करो, फिनोल एनिशोल को, और फिनोल के अंदर पिक्रिक एसिड, और फिनोल को सोडियम फिनोक्साइड, और फिनोल को एस्प्रिन के अंदर, और फिनोल को सैलिसिल्डिहाइड के अंदर, और फिनोल को सैलिसिलिक एसिड के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। वाई ऑर्थोनिट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल, तो ये आपको बता देना है, ये हम पीवाई के अंदर सोल्व करवाएंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर देखो जितने भी हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है सबको आपको याद कर देना अच्छे से, और जितनी भी हमारे पास नेमिंग रिएक्शन होती है ना, उन सभी की जो PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है हमने,
50 या 60 हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है जो कि एक्स्ट्रा भी है, इतनी ज्यादा आएंगी नहीं लेकिन एक्स्ट्रा भी है। उस पीडीएफ के अंदर है ना सारी हमारे पास क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, तो आप वहां पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इजिली आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जितने भी टेस्ट आपको याद कर लेने हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट कौन से होते हैं, टेस्ट कौन से होते हैं, और डीकार्बोजिलेशन टेस्ट कौन सा होता है, इनके ऑर्डर और रिएक्टिविटी जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ऐसे ये आपको याद करने हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कॉपर 573 के साथ किसी की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो कौन कौन से सोल्व नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है। यहां पर देखो अमीन्स यूनिट के अंदर बेसिक कैरेक्टर अमीन्स का, कौन ज्यादा बेसिक, प्राइमरी ज्यादा बेसिक, सेकेंडरी ज्यादा बेसिक या टर्सरी ज्यादा बेसिक, उनकी डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन है ना। नेक्स्ट है कार्बाइलमाइन रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, होम और एजोडाइज टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर आए हुए थे ना हम, यहां पर देखो हिंसबर्ग टेस्ट हमारे पास, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स के अंदर डिफरेंस बताता हमें। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा वाई, और वाई एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि वो एक क्या बना लेता है हमारे पास, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट है ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। आप कॉपी में भी टिक लगा सकते हैं, जो अपने नोट्स बना रखे हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में टिक लगा सकते हैं ऐसे, तो आप देख सकते हो। ये रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन इनवर्ट शुगर क्या होता है, ज्यूट्राइन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन विटामिन और डेफिशिएंसी। तो ये हमारे पास थे भाई बायोमोलिक्यूल्स यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी 12th क्लास की यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरी वीडियो देखी। थैंक यू।